नमस्कार दोस्तों, आपने न्यूज़ सुना होगा कि मोदी जी ने हर रोज़ कसम खाई है कि दुनिया को परेशान करना है और हम अब किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहने वाले। मैंने आज सुबह वीडियो बनाया था कि किस तरह से हमने ओशंस के ऊपर अब कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। अब हमें कोई डिक्टेट नहीं करेगा कि कौन सी शिप कहाँ से जाएगी, कहाँ से नहीं जाएगी। इंडियन ओशन ये हमेशा ही हिंद महासागर था और इसका डिसीजन भी हम लेंगे। अब लंदन और न्यूयॉर्क में बैठकर वो हमें ये नहीं बता सकते कि अब हमने तेल रशिया से खरीदना है या नहीं खरीदना। क्यों? क्योंकि शिप भी हमारी, समंदर भी हमारा, रूट भी हमारा, इंश्योरेंस भी हमारी। ये सारा मैंने डिटेल में दिया था वीडियो, अब जाकर देख लीजिए। अब अगला अभी वो न्यूज़ अभी थमी नहीं है, एक न्यूज़ और आ गई। न्यूज़ ये है कि जो B-2 बॉम्बर है, यही जिसको घोस्ट ऑफ द स्काई बोला जाता है, भारत ने डिसाइड कर लिया इसे भारत में बनाने के लिए हम इसे खुद बनाएंगे और मात भी देंगे दुनिया को। आपको मालूम है कि ये वो फाइटर प्लेन है जो जाता है, सारी दुनिया को क्रॉस करके वापस आ गया, किसी को कानो खान खबर भी नहीं हुई। और हम गेम को चेंज करने वाले हैं कम्प्लीटली। अब आपको लगेगा यार एक प्लेन बनाने के लिए क्या फ़र्क पड़ता है। ये प्लेन एक नहीं है, इसके साथ में आपको 3600 चीज़ें और बनानी है। रडार सिस्टम्स आपको बनाने पड़ेंगे, आपको इसके लिए स्पेशलाइज्ड बॉम्ब्स, मिसाइल्स बनानी पड़ेंगी और उसके साथ साथ आपको ड्रोन्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे एक एयरक्राफ्ट कैरियर होता है उसके साथ में छोटी छोटी शिप्स साथ में चलती हैं उसे डायरेक्शन देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए, वैसे ही इस बॉम्बर के साथ भी आपको और ड्रोन सिस्टम्स और प्लेन्स बनाने पड़ेंगे। ये सारे के सारा जो काम है ये भारत ने शुरू कर दिया। डिटेल में दूंगा आपको एक एक चीज़ कर कि क्या क्या कर रहे हैं। रडार में हम क्या कर रहे हैं, मिसाइल सिस्टम्स में क्या कर रहे हैं, प्लेन में क्या कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे इंजन तो है नहीं, इंजन के लिए हम क्या कर रहे हैं और ड्रोन के लिए क्या कर रहे हैं और किस किस कंपनी को कौन कौन से ऑर्डर दे दिए गए हैं। ये डेवलपमेंट स्टेज से आगे हम निकल चुके हैं और इंडियन एयरफोर्स ने ऑफिशियली काम करना शुरू कर दिया, जिसको हम उलरसा बोल दीजिए या उर्सा जो प्रोजेक्ट है उसको बोल दीजिए, क्योंकि उसका नाम है ULRSA, अल्ट्रा लॉन्ग रेंज स्ट्राइक एयरक्राफ्ट, जिसकी रेंज है 12,000 किलोमीटर की। ये लीजिए, ये अब न्यूज़ सारा डिफेंस कॉरिडोर ये बात कर रहा है। ये कोई सिंपल या कोई वन ऑफ दी डिफेंस प्रोजेक्ट्स नहीं है दोस्तों। ये एंट्री है भारत की एक्सक्लूसिव क्लब के अंदर, जहाँ पे बहुत कम लोग हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है। करंटली सिर्फ USA और रशिया दोनों के पास ऑपरेशनल स्टेल्थ स्ट्रेटजी के बॉम्बर्स हैं, इस तरह के B-2 बॉम्बर की तरह। चाइना डेस्परेट है कि वो कैचअप करे, लेकिन आपको मालूम है कि वो कॉपी करने के सिवाय और कुछ कर नहीं सकता। इसलिए अब भारत ने लीड ले लिया कि इस एलीट ग्रुप के अंदर हम एंटर करेंगे। अब आप बोलेंगे यार कि जो स्टेल्थ ये B-2 बॉम्बर था, ये वाला घोस्ट ऑफ द स्काई, इसको बनाने में तो 30-40 साल लग गए। अब भारत ने अगर अभी सोचना शुरू किया है तो इसको बनाने में कितनी देर लग जाएगी? अगले 30 साल लग जाएंगे। तेजस में भी देर लगी थी। मोदी जी बेवकूफ़ नहीं है, उन्हें मालूम है कि भारत को फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा इस प्रोजेक्ट को। इसलिए हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना ली रशिया और फ्रांस के साथ। भी आप अगर खुद नहीं बना सकते, आप पार्टनरशिप तो कर सकते हैं रशिया के साथ। आपको मालूम है रशिया के पास एक बॉम्बर है Tu-160, उसने हमें देने से मना कर दिया। हम भी बोल रहे हैं हमें तुम्हारा बॉम्बर नहीं चाहिए, टेक्नोलॉजी दे दो। और ये दुनिया का सबसे हैवीएस्ट एंड फास्टेस्ट सुपरसोनिक बॉम्बर है, जो कैपेबल है 40 टन से ज़्यादा को पेलोड लेके जाने का। हमने उनसे बात कर ली कि आप हमें टेक्नोलॉजी दे दीजिए, एंड रशिया इज़ कंसिडरिंग गिविंग दोज थिंग्स टू अस। फ्रांस है तो फ्रांस के पास भी कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, एवियनिक्स है, स्टेल्थ की टेक्नोलॉजी है उसके पास। हमने उसके साथ बात कर लिया कि भाई आप जो हमारा प्लेन है उसको स्टेल्थ बनाने के लिए जो हमें जो चीज़ चाहिए अब हमें दीजिए। यानी कि रशिया और फ्रांस इन दोनों के साथ मिलकर हम इस प्रोजेक्ट को अगले 2 साल में निकालने की सोच रहे हैं। अब आप बोलेंगे यार ये इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। चलिए अब कॉस्ट की बात करते हैं। अमेरिका का जो प्लेन है उसे बनाने में $2.2 बिलियन लगे और हम 1/10 द कॉस्ट में, यानी कि 200 मिलियन में वही प्लेन जो 2.2 बिलियन का बना है वहाँ पर 200 मिलियन से भी कम में हम बना लेंगे, एंड यहाँ बनाएंगे भी और इसको बेचेंगे भी। और यही फंडामेंटल शिफ्ट है भारत की डिफेंस स्ट्रेटजी के अंदर। अब हम कंटेंट नहीं है कि हम यार बाहर से बना बनाया है लेके इंपोर्ट कीजिए और यूज़ कीजिए।
अब हम इनोवेशन भी कर रहे हैं, क्रिएट भी कर रहे हैं, दोस्तियां भी बना रहे हैं, पार्टनरशिप्स कर रहे हैं, और इन चीज़ों को भारत में करने की हमने अब ठान ली है। अब दोस्तों, ये जो बॉम्बर है, अब आप बोलेंगे यार इसके अंदर जो मिसाइल्स हैं वो कौन सी लगेंगी। चलिए अब मिसाइल की बात करते हैं। आपको मालूम है हमारे पास ब्रह्मोस है, लेकिन इसके अंदर स्पेशल मिसाइल लगेगी, ब्रह्मोस NG मिसाइल। ये सारा कंपैरिजन मैंने आपको डिफरेंट मिसाइल्स का दिखा दिया। जो ये मिसाइल बनाई जा रही है इसके अंदर, वो ऐसे बनाई जा रही है कि उसका वेट आधा हो, रेंज लंबी हो ब्रह्मोस से, और काम जो है, क्योंकि मोदी जी ने बोला लास्ट टाइम 22 मिनट लग गए मुझे पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए, अगली बार जो मिसाइल है वो 5 मिनट से कम में वो पहुंचनी चाहिए, और जो मिसाइल जाए वो भी स्टेल्थ वेरिएंट की होनी चाहिए, यानी कि प्लेन पूरे पाकिस्तान या चाइना के ऊपर से घूमा, ना पाकिस्तान को पता लगा ना चाइना को, तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन जो मिसाइल जाती है वो पता लग जाती है, क्योंकि वो स्टेल्थ नहीं होती, वो आपका रडार सिस्टम कैच कर लेता है। लेकिन जो ब्रह्मोस नई बनाई जा रही है उसकी रेंज डबल की जा रही है, वेट आधा किया जा रहा है, और स्पीड 5 गुना ज़्यादा की जा रही है। ये है हमारा प्लान। ये मैं कोई सीक्रेट नहीं दे रहा हूँ, आर्मी वालों ने, एयरफोर्स ने इसको डिक्लेयर किया है, तभी बाहर निकाल रहा हूँ। अब इसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस, मैंने पहले बोला आपको, B2 प्रोग्राम के ऊपर $44 बिलियन खर्च हुआ है 21 प्लेन बनाने के लिए सिर्फ, और हम तो फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट में हम इसे पूरा कर लेंगे। और ये दोस्तों सिर्फ पैसा बचाने की बात नहीं है, ये साथ में इंडियन इंजीनियरिंग और इनोवेशन, इसको भी हम दर्शा रहे हैं पूरे दुनिया को कि हम वर्ल्ड क्लास मिलिट्री कैपेबिलिटी के समान हम बना सकते हैं, और वो मेड इन चाइना की तरह नहीं होता, और कॉस्ट तो हमारी कम ही आएगी। एलॉन मस्क ने एक बार बोला भी था कि यार इसरो वाले करते कैसे है काम, $75 मिलियन में आप मून तक मार्स तक पहुंच गए, जबकि 75 मिलियन में तो हॉलीवुड की एक मूवी भी बनती नहीं है। यानी कि दुनिया मानती है हमारा लोहा कॉस्ट में, और जो हमारी कैपेबिलिटी है वो हमने पाकिस्तान के साथ युद्ध में हमने अमेरिका की एंकड़ी निकाल दी, चाइना की भी, तुर्की की भी, और पाकिस्तान की तो निकालने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इनके पास तो है ही नहीं। अब आते हैं टाइमिंग के ऊपर, क्योंकि आपको मालूम है कि जो स्ट्रेटजीज होती है उसमें टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे जैसे दुनिया में टेंशन्स बढ़ रही हैं, स्पेशली इंडो पैसिफिक रीजन में, चाइना जैसे मिलिट्री की एक्सपेंशन करता जा रहा है, और हर रोज़ हमें दिखता है कि कभी इंडियन ओशन में आ गया, कभी बे ऑफ बंगाल के वहाँ पर अपनी सबमरीन्स को भेज रहा है, यानी कि तंग करने की उसकी पॉलिसी वो जा नहीं सकती। अब भारत को भी एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की ज़रूरत है, इसलिए हम एक क्लियर मैसेज दे रहे हैं दुनिया को, मेरे से पंगा मत लेना, मैं ऑलरेडी शिपिंग लाइंस को अपने कंट्रोल में कर चुका हूँ, नेवी अब हमारी ऑलरेडी ये पूरे एरिया को कंट्रोल कर रही है और कवर भी दे रही है, और चाइनीज़ फंस गए थे अरेबियन सी के पास, हमने बचाया उनको, ये तो अपने आप को बचा नहीं पाए, तो इसलिए सी में हमने कवर कर लिया, लैंड में हमने पाकिस्तान के युद्ध में दिखा दिया कि तुम्हारा तो सारा जंक माल था जिसे हमने डिस्ट्रॉय किया है। अब स्काई, उसमें भी स्टेल्थ, वो भी B2 बॉम्बर का बाप हम निकालने वाले हैं। यानी कि अब हम थ्रेट को रिस्पॉन्ड बैक नहीं कर रहे, अब हम थ्रेट से आगे हैं। म्यांमार ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा था, कुछ उग्रवादी ही भेजे थे, हमने गढ़ में जाके ख़त्म करके आए हैं। यानी कि अब जब ये उर्सा प्रोजेक्ट जब ये बाहर आएगा, ये हमारी जो कैपेबिलिटी है उसको और ज़्यादा एनहांस करेगा, और जिसको बोलते सिर्फ पाकिस्तान का बॉर्डर हो या म्यांमार में हो, हमें वहाँ तक नहीं जाना, अब हमें बियॉन्ड लॉन्ग डिस्टेंसेस हमने जाना है। इसलिए 12,000 किलोमीटर की रेंज का हमने प्लेन बनाने की सोची है, ताकि हम दुनिया में कहीं भी कोई भी टारगेट हो हम वहाँ पर पहुँच सके, जहाँ पर एक कन्वेंशनल मिलिट्री पहुँच नहीं सकती। अभी अपने ईरान के वॉर में देखा होगा कि B2 बॉम्बर अमेरिका से उड़ता है, 16 घंटे में काम करके वापस चला गया, 35 घंटे लगे उसको आने और जाने में, लेकिन पूरे रास्ते में 20 कंट्रीज आई, किसी को पता भी नहीं लगा कि वो बॉम्बर आया था। लेकिन आपके अंदर एक क्वेश्चन आएगा कि सर फिर एम का जो प्रोजेक्ट है उसका क्या होगा। एम का प्रोजेक्ट अलग से चल रहा है, हमने B2 बॉम्बर बनाने का प्रोग्राम हमने अलग से कर दिया, क्योंकि आपको मालूम है कि वो जो एम का प्रोजेक्ट है वो भी 5th जनरेशन मिलिट्री रेवोल्यूशन लेके आने की बात कर रहा है, लेकिन एम का प्रोजेक्ट थोड़ा सा स्लो चल रहा है। अभी भी उसके ऊपर 15,000 करोड़ रुपए हमने अभी सैंक्शन करे हैं कि भाई इसको फास्ट कीजिए। लेकिन एम का प्रोजेक्ट जो पहला फ्लाइट उसकी निकलेगी वो 2028 में आएगी, पहला प्रोटोटाइप आएगा 2032 में, और इसको एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट किया जाएगा 2034 में। लेकिन अब 2029 में तो सारी दुनिया बोल रही है कि वर्ल्ड वॉर आने वाला है,
और आपका प्लेन आ रहा है 2034 में, वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद। उसके बाद तो वैसे ही राम राज्य आया ना, तो आपको प्लेन बनाने की ज़रूरत नहीं है। प्लेन आपको चाहिए 2029 से पहले। इसलिए हमने क्या किया कि हमें मालूम है कि एमका इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, लेकिन शॉर्ट टर्म में हमें जब प्लेन की ज़रूरत है, हम रशिया और फ्रांस के साथ मिलकर हम इसे डेवलप कर रहे हैं अगले 2 साल में, ताकि अगले 3-4 साल में हम अपना B2 बॉम्बर निकाल सकें। ये होगा नहीं होगा मुझे कमेंट में डाल देना, क्योंकि इस बार गवर्नमेंट अपने हाथ में ये प्रोजेक्ट को नहीं ले रही है। ये भी आपको मैं न्यूज़ दे दूँ। रीज़न है कि अब हमने बोल दिया कि प्राइवेट सेक्टर की एंट्री इसमें ज़रूरी है। अगर ये बाबू लोगों के पीछे लगे रहे तो काम स्लो होगा। अब आते हैं कि क्या सिर्फ एमका और B2 बॉम्बर का जो वेरिएंट हम निकालने की बात बोल रहे हैं, सिर्फ यही 2 ऑप्शंस हैं या इसके साथ कोई और ऑप्शन भी है? दोस्तों, हमारे पास ऑलरेडी इंटरनेशनल ऑप्शंस आने शुरू हो गए। यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना F-35, वही जो केरला में खड़ा रहा, वो देने का प्लान बना लिया है कि हम आपको देने को तैयार हैं, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के ऊपर उन्होंने साथ में लगा दिए, ताकि लोकल मैन्युफैक्चरिंग हम कुछ करेंगे, बाकी का वो अमेरिका से बना कर देंगे। हमें वो एक्सेप्टेबल नहीं है। रशिया ने दूसरी तरफ से क्या कर दिया, हमें सुकोई 57E वो देने का प्लान बना लिया है। वो F-35 का बाप है, कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ। मैंने वीडियो बनाया था इसके ऊपर, और साथ में उन्होंने बोल दिया हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग को फैसिलिटी पूरी की पूरी इंक्लूडिंग कोड्स ये आपको देंगे, कोई किल स्विच उसके अंदर नहीं होगा। हमने बोला कि देखिए, अब अगले महीने पुतिन साहब आ रहे हैं भारत में, वो सुकोई 57E की बात कर रहे हैं, जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंड करेगा, रनवे की ज़रूरत ही नहीं है। अब उसके बाद बात चल रही है। लेकिन जब ये सारे प्लेन्स जो हमारे पास B2 बॉम्बर से पहले, ये फिल इन द ब्लैंक वाले जो प्लेन्स हैं, जब ये आएंगे, इसके साथ हमें ड्रोन सिस्टम भी चाहिए। मैंने पहले बोला था पूरा इकोसिस्टम है, पूरा इकोसिस्टम समझाऊंगा आपको कि क्या क्या हो रहा है। अब रशिया का एक लॉयल विंगमैन है, जिसको हम बोलते हैं कि ड्रोन्स हैं, S-70। अब उन्होंने बोल दिया कि हम अपना लॉयल विंगमैन ये प्लेटफॉर्म भी आपको ट्रांसफ़र करने को तैयार हैं अलॉन्ग विद सुकोई 57, ताकि ये पहले ड्रोन जाएगा, पाकिस्तान को बेवकूफ़ बनाएगा जैसे लास्ट टाइम बनाया था। वो ड्रोन के पीछे लगे रहेंगे, हम पीछे से और ड्रोन भेजेंगे और इनका एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करेंगे। प्लस वो ड्रोन जो जाएगा वो हमारे B2 को बताएगा कि हमने अटैक कहाँ करना है। तो ये पूरा का पूरा जो एयर सिस्टम है, अटैक सिस्टम, ये भी हमें रशिया देने को तैयार है। लेकिन फिर मैंने पहले आपसे शुरू में बोला था कि अब भारत बाहर से चीज़ों को नहीं ले रहा, हम खुद भी बना रहे हैं, खुद इनोवेट भी कर रहे हैं। फिर उसका क्या होगा? ये तो हमने बोल दिया कि भाई सुकोई 57 ले रहे हैं, हम वहाँ से ड्रोन ले रहे हैं। इसके साथ साथ इंडिजिनस ड्रोन डेवलपमेंट भी भारत में तेज़ी से चल रहा है। हम सिर्फ डेवलप नहीं कर रहे प्लेटफॉर्म्स को, हम इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स तैयार कर रहे हैं और हम पुश फॉरवर्ड कर रहे हैं कि जिस तरह से लॉयल विंगमैन हमारे पास आ रहा है, वैसे ही भारत के पास भी 200 से लेकर 250 डिफरेंट कंपनियां लगी हैं एरियल व्हीकल्स को बनाने के लिए। और ये सारे के सारे इंटीग्रेट हो रहे हैं हमारी एयरफोर्स के साथ। जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है वो तो कर ही रही है डेवलप ड्रोन्स को, लेकिन प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं वो भी आगे हैं, ताकि जो 5th जनरेशन या 6th जनरेशन का जो फाइटर प्लेन आएगा उसके आने से पहले हमारे पास अपना इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का पूरा सामान हमारे पास होना चाहिए। लेकिन इसके बाद हमें चाहिए इंटीग्रेशन, ताकि जो ड्रोन है और जो हमारे प्लेन्स हैं इन दोनों को इंटीग्रेट करना है, ताकि सिग्नल वो भेजे प्लेन को और प्लेन उसी जगह पे अटैक करे जहाँ पर ड्रोन ने हमें बताया है। इसके ऊपर भी जो सॉफ्टवेयर है उसका डेवलपमेंट काम शुरू हो गया, ताकि दोनों की इंटीग्रेशन हो सके। और साथ साथ में हमने ये भी कर लिया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो कि इंटीग्रेटेड हो, इकोसिस्टम को मैन करे। अगर तो इंसान चला रहा है, क्योंकि ये जो प्लेन्स बना रहे हैं हम लोग, इसको अनमैन्ड भी हम कर सकते हैं। जो ड्रोन्स हैं वो तो आपको मालूम है अनमैन्ड होते हैं, यानी कि कोई भी ह्यूमन बीइंग उसके अंदर नहीं होता। यानी कि अगर प्लेन के अंदर ह्यूमन बीइंग है, ड्रोन के अंदर ह्यूमन बीइंग नहीं है, उन दोनों की इंटीग्रेशन ह्यूमन विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो इंटीग्रेशन करने का भी हमने सीमलेसली ताकि काम हो, वो काम भी हमने शुरू कर दिया। काम देखिए जब हो रहा है तो कंप्लीट हो रहा है, कोई बीच में काम छोड़ा नहीं है। L&T जैसी जो कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी, राम मंदिर भी इन्होंने बनाया था, इनको अब दे दिया गया है कि जो ये सारे अनमैन्ड व्हीकल्स हैं यानी कि ड्रोन्स हैं, ये अब बनाएंगे। और ये अनदर गेम चेंजिंग डेवलपमेंट है। लार्सन एंड टर्बो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, उसे सेलेक्ट किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप डेवलपमेंट भी करेंगे, प्रोटोटाइप बनाएंगे और उसके साथ आप प्रोडक्शन भी करेंगे। और आपको इसके साथ कुछ भी पार्टनरशिप करनी पड़ती है, इंटरनेशनली या लोकली आप कर सकते हैं।
डिज़ाइन फेज कंप्लीट हो चुका है, यानी कि अब जो प्रोटोटाइप है वो आने के ऊपर वे आर जस्ट वेटिंग कि कब आएगा। और उसके बाद धड़ाधड़ फुल स्पीड पे ये जो अनमैन्ड व्हीकल्स हैं एरियल सर्वेलेंस के, ये शुरू हो जाएंगे। और ये सुनने में आया है कि जो ये ड्रोन्स हैं, ये छोटे वाले जो आप लेते हैं ना फ़ोटो खींचने के लिए, ये ड्रोन वो नहीं है, ये बड़े प्लेन की शेप में दिखने वाले सुपीरियर ये ड्रोन्स होंगे। ये ऐसे लगेगा जैसे कि तेजस प्लेन वो उड़ रहा हो, वैसा ही ये ड्रोन्स भी होंगे। जल्दी से बन जाते हैं और इसका अगर नुकसान भी होगा तो फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे अभी राहुल गांधी बड़ा हल्ला कर रहा था, कितने हमारे तेजस हमारे गिराए पाकिस्तान ने, ये गिर भी जाएंगे, किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये बनते ही गिरने के लिए है। और मुझे लगता है कि अगली बार जब ये ड्रोन पाकिस्तान में भेजा जाएगा, उसके साथ में हमें ये गंदगी वाले फैमिली जो है ना, राहुल गांधी को एक ड्रोन में, दूसरे में प्रियंका, तीसरे में पोल डांसर माँ, इन तीनों को हम एक एक करके एक ड्रोन्स के साथ वहाँ भेजने वाले हैं। और फिर पूछेंगे पाकिस्तान को कि भैया राहुल गंदगी कहाँ गिरा, प्रियंका कहाँ गिरी। क्योंकि जो ये हमारे ड्रोन्स हम बना रहे हैं, इसकी रेंज बना रहे हैं हम लोग 750 किलोमीटर की। तेजस की रेंज है 400 किलोमीटर की, क्योंकि तेजस जब फायर करता है मिसाइल को वो 400 किलोमीटर की रेंज है। लेकिन जो ये ड्रोन्स हैं ये 750 किलोमीटर दूर तक ये वार कर सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमें ये जो FB2 बैम्बो है वो मिल रहा है, हमें इसके साथ में अपने ये कौन से व्हीकल्स होते हैं ड्रोन्स वो मिल रहे हैं, और साथ में मिसाइल सिस्टम्स, कौन से, स्टेल्थ कैपेबिलिटी के। लेकिन इसके साथ हमें और भी कुछ चाहिए, जिसको बोलते हैं एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए। तो एयर डिफेंस सिस्टम तो आपने देख लिया, आकाश हमारा प्राइम सक्सेस है, जो हमने दुनिया को दिखाया कि आकाश प्राइम मिसाइल सिस्टम वो काम कैसे करता है। लेकिन जब आप B2 बॉम्बर की तरह बॉम्ब बनाएंगे, साथ में ये ड्रोन्स बनाएंगे, तो आपको अपग्रेडेड वर्जन ऑफ आकाश एयर सिस्टम भी बनाना पड़ेगा। अब उसके ऊपर भी काम शुरू हो गया कि हमें इसका बाप चाहिए। अब वैसे तो आकाश सिस्टम ने ऑलरेडी बता दिया, एक भी ड्रोन, एक भी मिसाइल भारत में हमने एंटर नहीं करने दिया। और हमने अभी रिसेंटली जो आकाश सिस्टम है उसे लद्दाख में टेस्ट किया है, 15,000 फीट के एल्टीट्यूड के ऊपर। किसी और कंट्री के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि इतनी हाइट के ऊपर हाई स्पीड एयरक्राफ्ट टारगेट्स को आप टारगेट कर सके। वो हमने वो कैपेबिलिटी भी कल ही दिखाई है। दोस्तों, जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम है इसकी रिकॉग्निशन अब दुनिया में आनी शुरू हो गई। अब आप देखिए, जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, आर्मेनिया टाइप्स, उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है कि वो हमें मेजर ऑर्डर देने वाली है हमारा आकाश सिस्टम की। और ये बताता है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है अब दुनिया भर में एक्सेप्टेबल होनी शुरू हो गई। पिनाका हमने ऑलरेडी फ्रांस को भेज दिया। और साथ में आपको मालूम है कि जो रेडार टेक्नोलॉजी है हमारी, पहले मैं बता दिया आकाश सिस्टम, अब इसके बाद हमें चाहिए था रेडार सिस्टम। रेडार सिस्टम भी हमने अपना बना लिया है, ब्रावो नाम है उसका। ये वो टेक्नोलॉजी है जो अमेरिका के पास भी नहीं है। स्टेल्थ यानी कि जो इनविजिबल प्लेन है उसको भी हम कैच कर सकते हैं। F-35 को हमने पकड़ा, दूसरी बार दोबारा से आया। पहले ब्रिटिशर्स थे जो उनका पायलट था, अगली बार अमेरिकन था। हमारा ब्रेवो रेडार सिस्टम इतना कटिंग एज सिस्टम है, हमने उसको भी पकड़ लिया, जिसको ये बोलते थे इनविजिबल प्लेन। और ये अब दुनिया जानती है कि हमारे पास जो कैपेबिलिटी है, हमने F-35 को फेल करके दिखाया है। हमारे जो रेडार सिस्टम है ये जो, और एक तो एक गवर्नमेंट की तरफ से है, अदानी इसके ऊपर काम कर रहा है, प्लस प्राइवेट प्लेयर्स और भी हैं जो स्टेल्थ नाम के प्लेन्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। चाइना का जो J-20 प्लेन है उसे भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे पास ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो जैसे ही ये बताएगा कि प्लेन आ रहा है, हम दूर से, हमारी टेरिटरी के बीच में अभी प्लेन आया भी नहीं है, हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ऐसी कैपेबिलिटी हम तैयार कर रहे हैं। पाकिस्तान जितने मर्जी प्लेन ले ले, वो चाइना से ले ले या अमेरिका से, अब कोई भी प्लेन हमारे यहाँ से, हमारी नज़र से बच के निकल नहीं सकता। दोस्तों, ये सारे सिस्टम्स जो मैंने बताया आपको, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और हर चीज़ के ऊपर काम किया जा रहा है। ये सारे मैंने मिलिट्री की साइड से निकाल कर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब इसके बाद आते हैं कि स्पीड। आपको मालूम है मोदी जी ने एक बार बोला था, मैं और ज़्यादा लंबा इंतज़ार नहीं कर सकता। अर्जेंसी इतनी ज़्यादा है कि हमने बोल दिया कि हमें ये सारा प्रोजेक्ट अगले 2-3 साल में पूरा होना चाहिए। आप बोलेंगे यार इंजन की भी बात हमने कर ली, रशिया के साथ भी और फ्रांस के साथ भी। ब्राज़ील में हम ऑलरेडी बात करके आए हुए हैं, GE से बात हमारी चल रही है। अगर वो स्लो है तो रोल्स रॉयस ऑलरेडी हमारे पास आने को तैयार है। यानी कि हमारा हर चीज़ के ऊपर नज़र है, काम चल रहा है, एंड ऐसे ही छोड़ देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। दोस्तों,
अभी क्या हो रहा है कि मैं पहले बार को बोला कि एम का डिले है, B2 के ऊपर 3-4 साल लगेंगे, इसलिए हमने भी 5th जनरेशन प्लेन के लिए इंटरिम ऑर्डर्स देने की बात कर ली है। मल्टी ट्रैक सुपर फास्ट स्पीड पर हम क्या कर रहे हैं, जहाँ से भी हमें प्लेन मिलेगा 5th जनरेशन का, हम लेने को तैयार हैं। हमने ऑलरेडी टेंडर निकाल दिया, हमें यार 100-150 प्लेन चाहिए, छोटी मोटी बात ही नहीं करते हम लोग, जो भी देने को तैयार है अलॉन्ग विद अ प्रॉमिस कि अभी तो ये सैंपल ले रहे हैं आपसे 50-100 प्लेन का, उसके बाद बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो आपको देनी पड़ेगी। इसलिए बोल रहा हूँ ये ट्रांसफॉर्मेशन सिग्निफिकेंट है, यानी कि हमारे दिमाग में इमीडिएट प्लान, मीडियम जो हमें चाहिए 2 साल में, 3 साल में, एंड लॉन्ग टर्म प्लान, तीनों के तीनों इंप्लीमेंट एक ही टाइम पर हो रहे हैं। इसलिए इसकी जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस हैं कि इंडिया का जो डिफेंस रेवोल्यूशन है ये एक्सटेंड कर रहा है अब, नॉट इन वन थिंग बट इन ईच एंड एवरी स्फीयर, जो इस पूरे इकोसिस्टम को बचा के रखेगा और इसको आगे लेके जाएगा। ये अब डिफेंस की बात रही नहीं, ये बात हो गई है इस रीजन में दादा कौन बनेगा, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। चाइना की तो एंकड़ी निकल गई ऑलरेडी, उसके तो सारा कुछ हमने बिल्कुल ख़त्म कर दिया था पाकिस्तान के अंदर, और वो खुद भी अपने आप को बचाने के होड़ में लगा है। और हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि अब इस एरिया में हम दादा रहेंगे, ओशन के दादा हम बन चुके हैं, अब एयर के। ये सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं नेशनलिस्ट हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि ये रियलिटी आपके सामने होती हुई दिखाई देती है। आप सोच कर देखिए, जब इस तरह का प्लेन जब भारत बनाएगा, हमारे दुश्मनों का हाल क्या होगा। और कॉस्ट, आपको मालूम है कि जब भारत कोई भी डिफेंस की डेवलपमेंट करता है, वो दुनिया भर में एक शॉक वेव भेजता है, क्योंकि हमारी कॉस्ट से कम कॉस्ट में कोई बना नहीं सकता। अमेरिकन सिस्टम्स अगर 1 रुपये के हैं, हम 10 पैसे में उस चीज़ को बनाते हैं, और कैपेबिलिटी वो हमने ऑपरेशन सिंदूर में ऑलरेडी करके दिखा दी। दोस्तों, अभी जो फ्यूचर का आउटलुक है अगले कुछ सालों का, आप देखेंगे कि हम एक ऐसे सिलेक्टिव नेशंस की लिस्ट में आएंगे जिसके पास 5th या 6th जनरेशन का एयर पावर है। ये अब कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं रहा, इट इज़ गोइंग टू बी डन वेरी वेरी क्विकली। पैसा जितना मांगा उतना देने की हमने बात बोल दी है। और ट्रांसफॉर्मेशन की स्पीड अगर आपको अभी भी क्वेश्चन मार्क हो, तो पिछले 10 साल में भारत ने जो अचीव किया है डेवलपमेंट के तौर पर, आप सोच के देखिए। क्या आपने सोचा था कि पाकिस्तान से युद्ध होगा और हम 22-25 मिनट में उसकी ऐसे तैसे फेंट देंगे? अभी भी लोग बोलते हैं और मोदी सरेंडर कर गया। ये आसिम मुनीर को बोलिए, पूछिए, जो बार बार जाके बोल रहा है ट्रंप को, थैंक यू सर, आपने मेरी ज़िंदगी बचा ली, वरना मैं बंकर में मर जाता जैसे कि बाकी के लोग ईरान में मारे गए थे इजराइल की तरफ से। अब हमारी लीडरशिप का बड़ा क्लियर एक मैसेज है, हम कंटेंट नहीं है कि हम फॉलो करें मिलिट्री टेक्नोलॉजी को। हम लीडर हैं, इनोवेटर भी हैं, पार्टनरशिप्स बना रहे हैं, कॉस्ट इफेक्टिव हमारे पास प्रोडक्शन की कैपेबिलिटीज़ हैं, एंड मोस्ट एडवांस्ड मिलिट्री सिस्टम्स बनाने की हमारे अंदर कैपेबिलिटी भी है। जो ये हमारा ULRS है, जो हमारा बॉम्बर प्रोजेक्ट है, ये तो बिगनिंग है भारत की जर्नी की। हमने अब मिलिट्री में, एयरफोर्स में और नेवी में हमने टेक्नोलॉजिकल पावर बनना है। इसलिए बोल रहा हूँ, ये जो फिलॉसफी है हमारी वैदिक फिलॉसफी कि वी विल लीड बट वी विल नॉट मेक अदर पीपल लीड, वी विल प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स, वी विल प्रोटेक्ट यू ऑल्सो। इसलिए जो छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं हमारे आसपास, ये जो अखंड भारत का मैप देखते हैं ना, पार्लियामेंट में लगा है, उसका मतलब भी यही है कि भाई आपकी सिक्योरिटी भी हम देखेंगे। आपको हमने अपने कंट्री में जोड़ना नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं है किसी को अपने साथ जोड़ने की। सिर्फ ये है कि ट्रेड आपकी जो भी हेल्प करनी है हम करेंगे। आपकी इंश्योरेंस इंडियन रुपये में होगी, ना कि डॉलर में। आपको शिपिंग लाइन्स चाहिए, हमारे पास है। दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग लाइन शिप्स हमारे पास यहाँ पे आती हैं। आपको अमेरिका को और बाकी जो कंट्रीज़ हैं, दुबई और सिंगापुर जैसे, इनको डॉलर देने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे साथ जो शिप्स हैं हम भेजेंगे छोटे वाली आपके पास, आप इंडियन रुपये में आप पेमेंट कर सकते हैं। यानी कि उनकी डॉलर की प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर दी, उनकी आर्मी मिलिट्री की प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर दी, उनका ट्रेड आप अपने साथ बढ़ा रहे हैं ताकि उनकी डिपेंडेंसी आपके ऊपर हो। और अखंड भारत क्या होता है, जब आपके ऊपर कोई इकोनॉमिकली एंड मिलिटरली आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए तो वो आप ही का पार्ट बनता है। जैसे भूटान है, उसकी इकोनॉमी, उसकी आर्मी वो हमारे अंडर है। तो आप देख लीजिए, आज एक तरह से हम उसको अपना ही कंट्री का पार्ट मानते हैं। तो दोस्तों, दुनिया वॉच कर रही है। जो हमारी टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी जो हमने लोगों दुनिया को दिखाई, वो ग्लोबल डिफेंस लैंडस्केप के अंदर रीशेप हो रही है। और ये रास्ता ये हम खुद निकाल रहे हैं। हम किसी के और बनाए हुए रास्ते के ऊपर नहीं चल रहे, हमारा रास्ता खुद का है।
जो एफिशिएंट है, इफ़ेक्टिव है और कॉस्ट 10 पैसे से भी कम में हम वो काम कर रहे हैं जो दुनिया 1 रुपये में करती है। यानी कि अमेरिका ने बोल दिया कि वो ऑलमोस्ट $900 बिलियन लगाएगा अपने डिफेंस के ऊपर। हम बोलते हैं कि हम 75 में लगाएंगे, यानी कि उसका 900 बिलियन और हमारा 75 बिलियन बराबर है। इसलिए ये मत सोचना कि अमेरिका 10 गुना ज़्यादा प्राइस हमारे से ज़्यादा खर्च करता है डिफेंस के ऊपर। हमारी और अमेरिका की कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि हम 10 पैसे में काम कर लेते हैं। तो ये है फ़र्क, और यही है न्यू भारत, जो कॉन्फिडेंट भी है, कैपेबल भी है, और हम रेडी भी हैं लीड करने के लिए। दोस्तों, ये है इनक्रेडिबल डिफेंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ भारत। और इसलिए बोल रहा हूँ, ये वीडियो के नीचे एक कमेंट आपकी तरफ से वो ज़रूर चाहिए, भारत बनेगा ग्लोबल मिलिट्री सुपर पावर। और जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया राम।